नमस्कार प्रिय स्टूडेंट, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि मैं आपको रसायन विज्ञान क्लास 12 का अनसॉल्व्ड पेपर हल कराने जा रहा हूं स्टूडेंट, जिसमें मैंने आपको सेट नंबर 5 में स्टूडेंट मैंने आपको क्वेश्चन 1 से लेकर के मैंने आपको 3 का खा का दूसरा तक स्टूडेंट करा चुका था। 3 का खा का दूसरा तक मैंने स्टूडेंट करा चुका था। आज चलेंगे 3 का गा का क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा 3 का गा, तो चलते हैं 3 का गा क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। चलिए तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, 3 का गा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उपसह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु तथा उपसह संयोजन संख्या को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, मैं बता दूं स्टूडेंट आपको कि उपसह संयोजन संख्या को उदाहरण सहित मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह समझा दिया था। आज चलेंगे स्टूडेंट हम कि उपसह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु, आज इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे स्टूडेंट। तो चलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपको डाल लेना उत्तर। तो उत्तर मैं स्टूडेंट इसका बताऊंगा, केंद्रीय परमाणु उपसह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको लिखना है उपसह संयोजन यौगिक में कुछ निश्चित परमाणु या परमाणुओं का समूह एक धातु परमाणु या आयन से जुड़ा होता है। इस धातु को केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। स्टूडेंट ये आपको डिफिनीशन बहुत ही कम समझ में आई होगी। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम्पल के तरीके से समझा दूंगा। जैसे आपको डाल लेना है, उदाहरण है स्टूडेंट, जैसे में आपको लिखना है K4FeCN का होल ऑफ 6। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारे पास ये क्या होते हैं, ये Fe जो है ये केंद्रीय धातु परमाणु है। क्या स्टूडेंट, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या केंद्रीय धातु परमाणु है। ये क्या होते हैं स्टूडेंट, Cn, ये हमारे लिगैंड होते हैं। क्या होते हैं, लिगैंड होते हैं। और स्टूडेंट ये क्या है हमारे पास, पोटेशियम जो है K4, ये स्टूडेंट धनायन होते हैं। ये क्या होते हैं, धनायन। अगर स्टूडेंट यहाँ पर कुछ उपस्थित होता तो वो ऋणायन होते हैं, जैसे SO4Cl। ठीक है स्टूडेंट, वो होते हैं हमारे ऋणायन। यहाँ पर जो स्थित होते हैं ये हमारे धनायन होते हैं। ये क्या स्टूडेंट, ये केंद्रीय धातु परमाणु। ये क्या है हमारे पास, Cn जो है लिगैंड है। वही स्टूडेंट इसमें लिखा है उपसह संयोजन यौगिक। ये पूरा का पूरा स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है दिख रहा है, ये उपसह संयोजन एक यौगिक है। ये पूरा का पूरा स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या है, उपसह संयोजन यौगिक कह रहा है। उपसह संयोजन यौगिक में कुछ निश्चित परमाणु या परमाणुओं का एक समूह होता है। क्या होता है स्टूडेंट, परमाणुओं का एक समूह धातु परमाणु या आयन से जुड़ा होता है। ये जो हमारा धातु परमाणु स्टूडेंट, ये इनसे भी जुड़ा है और इनसे भी जुड़ा है। ठीक है ना, क्या कह रहा है, धातु परमाणु या आयन से जुड़ा होता है। यहाँ पर जुड़ा ही तो है स्टूडेंट, ये धातु परमाणु है, किससे जुड़ा है, धातु परमाणु आयन से जुड़ा होता है। ये आयन ही तो है, ये आयन से जुड़ा होता है। इस धातु को केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, या परमाणु या आयन कहते हैं, इसी को स्टूडेंट। ठीक है ना, वही डिफिनीशन स्टूडेंट, यही आपको अच्छी तरह से लिख लेना है और एग्जाम्पल के तरीके से आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है, हम इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलते हैं, तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट। 3 का घा हमारा क्वेश्चन है, 3 का घा कह रहा है, सॉरी 3 का घा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, एक उदाहरण दीजिए, इनके जल अपघटन से क्या उत्पाद प्राप्त होता है। मैं बता दूं स्टूडेंट, जो न्यूक्लिक अम्ल है और उनका उदाहरण सहित मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिया था कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, और उनका जो है न्यूक्लिक अम्ल का मैं एक एक उदाहरण नहीं, दो उदाहरण भी दिया था। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे कि इनके जल अपघटन से क्या उत्पाद प्राप्त होता है, किनके, न्यूक्लिक अम्ल के। तो स्टूडेंट आपको उत्तर डाल लेना है। उत्तर में आपको लिखना है कि न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन से 2 पेंटोज शर्कराएं, कितनी, 2 पेंटोज शर्कराएं प्राप्त होती हैं। क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं, जिनमें नाम क्रमशः डी माइनस गुजाइबोस और 2-डीऑक्सी डी माइनस राइबोस है। ठीक है, आरएनए में राइबोस शर्करा उपस्थित होती है। कौन सी, आरएनए में स्टूडेंट जो राइबोस शर्करा उपस्थित होती है, और जबकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा उपस्थित होती है। ये आपको आप पिछले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं, या आप बायोलॉजी में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं कि आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोस शर्करा, और डीएनए में कौन सी पाई जाती है स्टूडेंट, डीऑक्सी राइबोस शर्करा। ठीक है,
ये आप बहुत ही अच्छी तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है और डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। स्टूडेंट यहाँ से आप बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। तो आपका स्टूडेंट यही आंसर है कि न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन से 2 पेंटोस शर्कराएँ प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 स्टूडेंट जिनमें नाम है या जिनके नाम है या जिनमें नाम है। स्टूडेंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं जिनमें या जिनके नाम क्रमशः D- राइबोस और 2-डीऑक्सी D- राइबोस है, ठीक है। आरएनए में राइबोस शर्करा उपस्थित होती है जबकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा उपस्थित होती है। यही स्टूडेंट आपका राइट आंसर है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलते हैं तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट। चौथे का हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कोल-राउस के नियम को परिभाषित कीजिए। इससे दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो मैं बता दूं स्टूडेंट जो कोल-राउस का नियम है मैंने पिछली वीडियो में बता भी चुका था कि कोल-राउस के नियम को परिभाषित अच्छी तरह से मैंने इसकी परिभाषा जो इसकी डिफिनीशन है स्टूडेंट मैं पिछली वीडियो में करा चुका था। आप वहां से जाकर देख सकते हैं और इसके अनुप्रयोग भी मैंने कराए थे, 2 अनुप्रयोग, ठीक है स्टूडेंट। आप वहां जाकर देख सकते हैं कि कोल-राउस का नियम क्या है। आज हम चर्चा करेंगे कि इससे दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। आपको उत्तर डाल लेना है। उत्तर में लिखना है स्टूडेंट कोल-राउस नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्ट। कैसा स्टूडेंट? दुर्बल विद्युत अपघट्ट जैसे CH3COOH। ये स्टूडेंट हमारा एसिटिक अम्ल है। ये क्या स्टूडेंट? वीक एसिड है, यानी कि मतलब दुर्बल अम्ल है। कैसा स्टूडेंट है? दुर्बल अम्ल। तो वही यहाँ पर लिखा है दुर्बल विद्युत अपघट्ट। ये कोई विद्युत अपघट्ट है। कैसा है? दुर्बल विद्युत अपघट्ट जैसे CH3COOH की अनंत तनुता पर। कैसे स्टूडेंट? अनंत तनुता। तनुता का मतलब होता है स्टूडेंट डाइल्यूट। अनंत तनुता पतला बहुत। कैसा? पतला। अनंत तनुता पर मोलर चालकता निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है। अनंत तनुता पर CH3COOH निम्न प्रकार से आयनित होता है। कैसा स्टूडेंट? निम्न प्रकार से आयनित होता है। CH3COONA ये क्या स्टूडेंट? सोडियम एसीटेट है। CH3COONA कामा HCl क्या स्टूडेंट? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। कामा NaCl क्या स्टूडेंट? सोडियम क्लोराइड जिसे हम नमक भी कहते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्टों की अनंत तनुता की मोलर चालकता की सहायता से CH3COOH की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। यही स्टूडेंट इसका राइट आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलते हैं तो देखिए प्रिय स्टूडेंट चौथे का हमारा खा कह रहा है कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश किस प्रकार आता है और धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित साल के एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अब हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। मैं बता दूं स्टूडेंट हम यहाँ से शुरू करेंगे। नंबर आपको उत्तर डालेना। नंबर 1 लिखना है स्टूडेंट कि कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश किस प्रकार आता है। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। हम अपने आंसर की तरफ उत्तर डाल के नंबर 1 में लिखेंगे स्टूडेंट कि घर्षण द्वारा आवेश की उत्पत्ति होती है। किसके द्वारा स्टूडेंट? घर्षण के द्वारा। अब आप स्टूडेंट घर्षण फिजिक्स में पढ़ भी चुके होंगे कि घर्षण किस प्रकार का होता है। जब 2 वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं तो वही स्टूडेंट घर्षण होता है, ठीक है ना। आप चलते हैं स्टूडेंट चलने पर ये स्टूडेंट हमारा क्या ये हमारे पास पेन है। पेन में स्टूडेंट किस पर मैं अपने किताब पर रगड़ रहा हूँ, यानी कि मतलब अपने रफ पर रगड़ रहा हूँ स्टूडेंट या फेयर पर रगड़ रहा हूँ। तो एक तरह से स्टूडेंट कैसा लग रहा है? बल घर्षण बल लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट इसका कह रहा है कि घर्षण द्वारा आवेश की उत्पत्ति होती है। जब स्टूडेंट प्लस और माइनस आपस में रगड़े जाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? आवेश की उत्पत्ति तो होगी ना। किसके द्वारा आवेश की उत्पत्ति होगी? कहता है घर्षण द्वारा आवेश की उत्पत्ति होती है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? एक तो पॉजिटिव एक तो निगेटिव। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एक तो पॉजिटिव होता है एक तो निगेटिव होता है। तो वही इसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? घर्षण के द्वारा। घर्षण के द्वारा ही हमारे जो प्लस और माइनस होते हैं इसी के द्वारा क्या होता है? इसकी उत्पत्ति होती है। किसके द्वारा? घर्षण के द्वारा। और नंबर दूसरा स्टूडेंट हमारे पास सतह के समूहों के आयनीकरण द्वारा होती है। किनके द्वारा? सतह के समूहों के आयनीकरण द्वारा भी होती है। इसके बाद चलते स्टूडेंट आगे की तरफ। और तो देखिए प्रिय स्टूडेंट नंबर 1 आपको डाल लेना है। यहाँ पर आपको नंबर 1 डाल के लिखना है ऐसे कोलाइडी विलयन या साल
जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर धनावेश होता है धनात्मक कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। क्या स्टूडेंट? धनात्मक कोलाइडी सालिया विलयन कहलाते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, FeOH का होल थ्राइज आदि और भी हो सकते हैं स्टूडेंट। ये क्या है हमारे पास धनात्मक कोलाइडी विलयन या साल है। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, यही इसका राइट आंसर पहले का। ठीक है, इसके बाद आप नंबर 2 हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे आप ऐसे कोलाइड विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर ऋणावेश होता है ऋणात्मक कोलाइड विलयन या साल कहलाते हैं। जैसे AU क्या स्टूडेंट हमारे पास सोना है, और AG भी होता है वहाँ पर जिसे चांदी कहते हैं, और आदि और भी हो सकते हैं स्टूडेंट। यही स्टूडेंट इसे लिखना इसी प्रकार से। क्या कहते हैं? ऐसे कोलाइड विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर ऋणावेश होता है ऋणात्मक कोलाइड विलयन। बहुत स्टूडेंट सिंपली परिभाषा है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, 4 का ग कह रहा है हमारा कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, नंबर 1, एनिलीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप यानी कि मतलब 273 से 268 केल्विन पर किस प्रकार क्रिया करती है। मैं स्टूडेंट यहाँ से थोड़ा भाषा बढ़ा दिया हूँ कि किस प्रकार क्रिया करती है। ठीक है, और नंबर दूसरा हमारा एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करते हैं। ये हमसे 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे। ठीक है ना, ये 2 क्वेश्चन है। इसका नंबर 1 का उत्तर डालेंगे स्टूडेंट। उत्तर डाल के आपको लिखना नंबर 1 में C6H5NH2। ये क्या स्टूडेंट? एनिलीन है। ये एनिलीन का ही सूत्र है। जब इसकी हम नाइट्रस अम्ल, ये यहाँ पर क्वेश्चन में कह भी रहा है नाइट्रस अम्ल से, ये क्या स्टूडेंट हमारा नाइट्रस अम्ल है। कितने टेम्परेचर पर? 273 से 268 केल्विन, 273 से 268 केल्विन पर, तो बनता है स्टूडेंट हमारा डाईएजोनियम साल्ट। ये क्या है? C6H5N2Cl। ये है स्टूडेंट डाईएजोनियम साल्ट, यानी बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट है। ये क्या है? बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट। इसकी स्टूडेंट हम H2O के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ? H2O के साथ। ये H2O जो होता है स्टूडेंट, ये H और OH में टूटता है। किस पर टूटता है? ये H और OH में टूटा करता है। कौन? H2O। ठीक है, तो स्टूडेंट जो हमारे पास N2 होती है, N2 को आप जब बिना पूछे जब आप बाहर कर देंगे, क्या कर देंगे आप? N2 को जब बाहर कर देंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या बचेगा? C6H5Cl भी बचेगा। और क्या बचेगा स्टूडेंट? यहाँ पर जो H2O होता है वो H और OH में टूटता है। H को स्टूडेंट H जो होता है वो पॉजिटिव पे होता है, तो पॉजिटिव को क्या पसंद होता है? पॉजिटिव को निगेटिव पसंद होता है, यानी मतलब क्लोरीन। तो क्लोरीन के साथ स्टूडेंट जब साथ हो जाएगा तो क्या बना लेगा? HCl। और स्टूडेंट क्या बचेगा हमारे पास यहाँ? OH क्या बचेगा? निगेटिव, क्योंकि H2O किस पर टूटता है? H और OH पर। तो OH क्या बचेगा? निगेटिव। तो निगेटिव वाला किसके पास जाएगा? बेंजीन के पास, यानी पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव के पास कैसा चार्ज होता है? C6H5 जो बचेगा इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज किसको पकड़ लेगा? OH को। तो क्या बना लेगा? C6H5OH। ये क्या स्टूडेंट? फिनाल है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही इसका समीकरण स्टूडेंट। इसके बाद दूसरा नंबर है स्टूडेंट ब्रोमीनीकरण। तो एनिलीन स्टूडेंट, और जब ब्रोमीनीकरण करेंगे तो Br से अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि Br2 से H2O की उपस्थिति पर। तो क्या आएगा स्टूडेंट? क्या होगा? देखिए यहाँ पर बन जाएगा C, हमारे पास क्या बनेगा? बेंजीन रिंग, और ऊपर क्या लग जाएगा? NH2। ये एनिलीन है। तो स्टूडेंट जो Br है स्टूडेंट, ये तीन जगह लगेगा, यानी कि मतलब 2 आर्थो पर लगेगा और एक पैरा पर। ठीक है ना, 2 आर्थो पर और एक पैरा पर लगेगा, और 3HBr मोल निकल जाए थी ना, 3HBr निकल जाएंगे स्टूडेंट। और यहाँ पर मैं संतुलित भी करा दिया हूँ। ये इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2,4,6, यानी वो 2 पर उपस्थित है, और 4 पर भी और 6 पर भी Br। ठीक है ना, तो 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन। ट्राई इसलिए लिखा गया स्टूडेंट कि वो 3 ब्रोमो है ना, इसलिए ट्राईब्रोमो एनिलीन लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं प्रिय स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, 4 का घा कह रहा है हमारा। 4 का घा, आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए। प्रोटीन की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं स्टूडेंट अपने क्वेश्चन की तरफ, आंसर की तरफ स्टूडेंट। अब चलते हैं, आपको उत्तर डालेना है स्टूडेंट। उत्तर में आपको नंबर 1 से डालेना है, रेशेदार या फाइबर प्रोटीन। ठीक है, नंबर 1 हेडिंग क्या डालेना है स्टूडेंट? रेशेदार या फाइबर प्रोटीन। हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको लिखना है वे प्रोटीन जिनमें रेशे के समान अणु पास स्थित होकर रेशा बनाते हैं। क्या स्टूडेंट? वे प्रोटीन जिनमें रेशे के समान अणु पास स्थित होकर, कैसे स्टूडेंट? पास बिल्कुल स्थित होकर रेशा बनाते हैं, रेशेदार प्रोटीन कहलाते हैं।
ये जल में अविलेय होते हैं। क्या स्टूडेंट? विलेय नहीं, अविलेय होते हैं। उदाहरण किरेटिन। किरेटिन कहाँ पर पाई जाती है स्टूडेंट? बालों, नाखून तथा त्वचा में। फाइब्रियान, रेशम आदि। यही स्टूडेंट इसका राइट आंसर है। इसके बाद नंबर दूसरा स्टूडेंट, गोलीय या ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, इसमें लिखना है स्टूडेंट आपको, इस प्रकार के प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अपने चारों ओर इस प्रकार लिपटी होती है कि संपूर्ण प्रोटीन अणु गोलाकार हो जाती है। ये जल में विलेय होते हैं। ये क्या होते हैं स्टूडेंट? ये जल में विलेय होते हैं। ये क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। ये विलेय नहीं होते हैं, मगर ये विलेय होते हैं। उदाहरण में आपको क्या लिखना है? एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी आदि। यही स्टूडेंट इसका राइट आंसर है। क्या लिखना है? एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी आदि। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, 5 का क्या कह रहा है हमारा कि ग्लूकोज के 1 विलयन में 12 ग्राम ग्लूकोज अणु भार 180 100 ग्राम जल में घोला है। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। मैं बता दूं स्टूडेंट, ये जो सवाल है बिल्कुल सेम ही सवाल स्टूडेंट मैं पिछले वीडियो में करा चुका, यही सवाल है। और वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सवाल मैंने आपको पिछले वीडियो में किस तरह कराया था और किस तरह अच्छी तरह से समझाया भी था। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं स्टूडेंट। मैं अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, चलता हूँ। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, 5 का खा कह रहा है हमारा कि संक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। किसी अभिक्रिया के 400 केल्विन तथा 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.02 सेकेंड इनवर्स तथा 0.08 सेकेंड इनवर्स है। संक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। आर का मान दिया हुआ है स्टूडेंट और हमारे लॉग का मान कह रहा है लॉग 4 का 0.60 रखना है। ठीक है स्टूडेंट, हम चलते हैं उत्तर डाल लेना स्टूडेंट। उत्तर में आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है संक्रियण ऊर्जा। क्या लिखना है स्टूडेंट इसमें कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को, क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए, क्या स्टूडेंट? संपन्न होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा, क्या स्टूडेंट? जो भी न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक होती है उसे संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल ही स्टूडेंट सिंपली परिभाषा ये। आपको क्या लिखना है? किसी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो स्टूडेंट, चाहे वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन की अभिक्रिया हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभिक्रिया हो। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखना है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा, जो भी स्टूडेंट न्यूनतम से न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक होती है उसे संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास सवाल में दिया हुआ है वहाँ पर T1 ताप, T1 दिया हुआ है स्टूडेंट। T1 का मान कितना दिया हुआ है? 400 केल्विन T1 ताप। और T2 का मान कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? 600 केल्विन। और K1 यानी मतलब वेग स्थिरांक दिया हुआ है यहाँ पर K1 0.02 सेकेंड इनवर्स और K2 0.08 सेकेंड इनवर्स। तो स्टूडेंट मैं बता दूं यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से स्टूडेंट सूत्र लगाना है। यहाँ पर देखिए मैं बता दूं सूत्र आपको कौन सा लगाना है स्टूडेंट, लगाना है आपको log K2/K1, log K2/K1 बराबर EA बटे 2.303 R। और स्टूडेंट कोष्टक में लिखना है आपको T2 - T1 बटे T2 या T1 या T1 या T2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट आपका सूत्र है। यही सूत्र से स्टूडेंट ये सवाल हल होगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम मान रख देंगे log K2 का मान दिया हुआ है स्टूडेंट 0.08। स्टूडेंट K1 का मान दिया हुआ है 0.02 बराबर क्या हो जाएगा EA बटे हो जाएगा 2.303 गुणे R का मान दिया हुआ है वहाँ पर स्टूडेंट कितना दिया हुआ है इस सवाल में 8.314 दिया है स्टूडेंट, आप लिख सकते हैं। इसके बाद मैं बता दूं T2 का मान कितना है 600 माइनस T1 का मान कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 400 बटे T2 और T1 का मान कितना है 600 गुणे 400। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आप 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पर भी है, 2 अंक बाद यहाँ पर भी है, 2 अंक से 2 अंक बाद कट जाएगा, 2 चौको 8 बचेगा 4, log 4 हो जाएगा स्टूडेंट। और ये बटे ये उसी तरह रखे रहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट आप घटा देंगे कितना बचेगा 200 और 200 से स्टूडेंट इसको काट देंगे कितना बचेगा
या यहाँ पर बचेगा स्टूडेंट सिर्फ 2 ही बचेगा, 200 बचेगा ऊपर, और 200 से 200 यहाँ पर कट जाएगा, यानी कि मतलब कितना बचेगा यहाँ 2 ही बचेगा स्टूडेंट, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 2 दूनी 4 बचेगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 1200। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि log 4 की वैल्यू दी हुई है ना कि 0.60 रखना log 4 की वैल्यू, तो आप log 4 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो देखिए log 4 की वैल्यू कितनी है 0.60 बराबर ई ए का मान वही उसी निकालना है स्टूडेंट, संक्रियण ऊर्जा, तो हम ई ए उसी तरह रख लेंगे और यहाँ पर वही मान है तो वही मान उसी तरह रखे रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका 1/1200 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक हम बटे मान लेंगे, तो 1 मान के स्टूडेंट यहाँ पर कैंची गुणा आप करा देंगे, तो कैंची गुणा करा देंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर चला जाएगा, और यह कैंची गुणा से यहाँ ई यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट, तो ई यहाँ आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका जब पूरे का हम गुणा कराएंगे तो गुणा कराने के बाद स्टूडेंट फाइनली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। यही स्टूडेंट इसका राइट आंसर है। आप इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट। ठीक है, चलते हैं। तो चलते हैं पे स्टूडेंट 5 का गा कह रहा है हमारा संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय गुणों, रंगीन आयनों का बनना तथा संकुल आयनों का बनना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने उत्तर की तरफ। उत्तर में स्टूडेंट आपको लिखना है यहाँ पर वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। आप देखे होंगे स्टूडेंट जो आवर्त सारणी होती है हमारी, इस साइड पर हमारे कौन से होते हैं, लेफ्ट साइड पर एस ब्लॉक के तत्व और राइट साइड पर कौन होते हैं हमारे पी ब्लॉक के तत्व, और बीचों बीच जो होते हैं स्टूडेंट वो कौन होते हैं डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर इसके बाद लिखना है स्टूडेंट जो चुंबकीय गुण है, चुंबकीय गुण जो स्टूडेंट है इनके संक्रमण तत्वों को मैं पिछली वीडियो में करा भी चुका था, और स्टूडेंट मैं ये परिभाषा भी करा चुका था, मगर यहाँ पर स्टूडेंट मैंने आपको लिख के समझा दिया है। आप यहाँ से ये दोनों हेडिंग पिछले वीडियो में देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे रंगीन आयनों का बनना। तो देखिए स्टूडेंट रंगीन आयनों को बनना के बारे में हम समझेंगे, तो हेडिंग डाल लेना है आपको रंगीन आयनों का बनना है। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, संक्रमण तत्व अथवा धातु, संक्रमण तत्व अथवा धातु आयनों का रंग अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है स्टूडेंट, कैसा, डी कक्षकों के, अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। अपूर्ण डी कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा, निम्न से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में चले जाते हैं। डी संक्रमण प्रेक्षित रंग अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग होता है। डी के पावर 1 से डी के पावर 9 विन्यास वाले तत्व या आयन रंगीन होते हैं, जबकि डी के पावर 0 अथवा डी के पावर 10 विन्यास वाले तत्व या आयन रंगहीन होते हैं। ये स्टूडेंट बहुत ही अच्छी तरह से आप याद कर लेना। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेना ताकि कहीं ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलते हैं, देखिए इसके बाद स्टूडेंट आपको हेडिंग डाल लेना है, क्या डाल लेना है, संकुल आयनों का बनना। तो इस स्टूडेंट यहाँ पर हेडिंग डाल के क्या लिखना है, संकुल आयनों का बनना। यहाँ पर लिखना है आपको क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में खाली कक्षक उपस्थित होते हैं। किन पर, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश जो होते हैं स्टूडेंट, कोश में खाली कक्षक उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इन धातुओं के आकार छोटे तथा इन पर आवेश उच्च होता है। खाली कक्षकों की उपस्थिति के कारण इनमें लिगैंड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यही स्टूडेंट्स का राइट आंसर था। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलते हैं, तो देखिए प्रिय स्टूडेंट 5 का घा कह रहा है हमारा, 5 का घा निम्न उपसंयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। नंबर 1 है स्टूडेंट K3Fe(C2O4) का होल थ्राइज। नंबर दूसरा Y है कि AgNH3 का होल टॉइज और AgCN का होल टॉइज। ठीक है स्टूडेंट, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर डाल लेना है। नंबर 1 का स्टूडेंट उत्तर क्या है, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो फेरेट, और 3 क्या है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर। आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, धनायन का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले स्टूडेंट किसका नाम, धनायन का नाम लिखा जाता है। अगर धनायन उपस्थित है तो, अगर स्टूडेंट धनायन नहीं उपस्थित है तो किसका नाम लिखा जाएगा, लिगैंड का नाम लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर धनायन नहीं उपस्थित है ये यहाँ पर तो सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखा जाएगा। तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर पोटेशियम ट्राई यानी वो 3 है ना स्टूडेंट, 3 ट्राईऑक्सलेटो। स्टूडेंट ये क्या है हमारे पास, फेरस है ना। तो स्टूडेंट मैं बता दूं फेरस है
तो स्टूडेंट 8 लग जाएगा लास्ट में। क्यों लग जाएगा? क्योंकि हमारे पास धनायन उपस्थित है। अगर धनायन नहीं है उपस्थित तो फेरस का फेरस ही रहेगा। अगर धनायन उपस्थित है तो फेरस से फेरेट हो जाएगा, 8 लग जाएगा लास्ट में, ठीक है। और स्टूडेंट मैं बता दूं यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाली जाती है केंद्रीय धातु परमाणु की, तो इसकी होती है स्टूडेंट 2, तो माइनस की 2 होती है स्टूडेंट, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा माइनस का 6 और 3 घट जाएगा स्टूडेंट, वहाँ जाएगा तो बराबर में कितना हो जाएगा प्लस के 3, तो स्टूडेंट कितने आएगा प्लस के 3। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपको लिखना है इसकी तो Ag और ये क्या स्टूडेंट NH3। तो मैं बता दूं स्टूडेंट सबसे पहले आपको नाम इसमें इसका लिखना है कि इसका लिखना है, तो मैं बता दूं स्टूडेंट सबसे पहले अल्फाबेटिकली में जिसका नाम आएगा उसका नाम लिखना है। सबसे पहले एमीन का नाम आता है ए से, तो आपको लिखना है डाई एमीन सिल्वर है स्टूडेंट, डाई एमीन सिल्वर है। क्योंकि स्टूडेंट अब यहाँ पर सिल्वर का अर्जेंटेट क्यों नहीं लिखा गया है, क्यों नहीं लिखा गया स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या हमारे धनायन भी नहीं उपस्थित है, तो आपको क्या लिखना है कि डाई एमीन सिल्वर नंबर 1। यहाँ पर स्टूडेंट क्या आएगी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी 1 आएगी, कितनी आएगी 1 आएगी। और देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इसके बाद क्या लिखना है आपको कि डाई साइनिडो और क्या है अर्जेंटेट और ऑक्सीडेशन नंबर भी 1 आएगी, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन कह रहा था उसी में 5 के घा में दूसरा है कि उप संयोजन यौगिकों में संरचनात्मक समव्यवता कितने प्रकार की होती है? प्रत्येक समअवयवों के रासायनिक सूत्र लिखिए, ठीक है स्टूडेंट। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा था 5 का घा का दूसरा में। सबसे पहले उत्तर डाल लेना है। उत्तर में नंबर 1 स्टूडेंट आयनन समव्यवता, तो आयनन समव्यवता में स्टूडेंट आपको लिखना है यह समव्यवता सहसंयोजक गोलक तथा आयनन समूहों या आयन के विनिमय के कारण होती है, ठीक है स्टूडेंट। किनके कारण? विनिमय के कारण। आपको उदाहरण डाल लेना है। उदाहरण में लिखना है CO कोबाल्ट NH3 का होल ऑफ 6 और Cl2 का CO NH3 का होल 5 और NH3Cl आदि। यही स्टूडेंट इसका राइट आंसर था। इसके बाद चलते हैं और देखिए स्टूडेंट इसके बाद आपको हेडिंग डाल लेना है। दूसरा नंबर है जल योजन समव्यवता। यह उप संयोजक संकुल में जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता पर आधारित है, ठीक है स्टूडेंट। ये बहुत ही सिंपली है। इसके बाद उदाहरण में आपको लिखना FeH2O का होल ऑफ 6 Cl3 तथा FeH2O का होल ऑफ 5 Cl और H2O इंटू Cl2, ठीक है स्टूडेंट। यही इसका आंसर था। इसके बाद आपको तीसरे नंबर में डाल लेना है बंधनी समव्यवता, ठीक है। इसमें स्टूडेंट आपको लिखना है इस प्रकार की समव्यवता उप संयोजक यौगिकों में उभयदंती लिगैंड, कैसा स्टूडेंट? उभयदंती लिगैंड जैसे साइनाइड यानी वाला CnNO2 आदि की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है, जो दोनों परमाणुओं में से किसी एक द्वारा धातु आयन से जुड़े हो सकते हैं। दोनों में से किसी एक जुड़े हो सकते हैं। उदाहरण में स्टूडेंट आपको मेटल यानी मतलब मेटल है स्टूडेंट, M का मतलब मेटल, NC आइसोसाइनाइड होता है, ये स्टूडेंट आइसोसाइनाइड तथा मेटल CN साइनाइड। ये स्टूडेंट यही इसका आंसर था। इसके बाद हम चौथे में देखते हैं। तो आपको स्टूडेंट चौथे में आपको हेडिंग डाल लेना है। चौथे में उप संयोजक समव्यवता, ठीक है। इसमें स्टूडेंट आपको लिखना है समव्यवता में इस प्रकार की समव्यवता तब पाई जाती है जब धनायन तथा ऋणायन दोनों प्रकार के संकर हों। क्या स्टूडेंट? जब धनायन तथा ऋणायन दोनों प्रकार के संकर हों। उदाहरण में आपको लिखना है CO NH3 का होल ऑफ 6 और CN का होल ऑफ 6 तथा CN का होल ऑफ 6 और NH3 का होल ऑफ 6। दो में से स्टूडेंट आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं दो एग्जाम्पल लाया हूँ क्योंकि आपको एक जौन सा आपको पसंद है आप वही लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट मैं बता दूं आपको, अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया स्टूडेंट शेयर कर देना और लाइक कर देना और हमारे चैनल को स्टूडेंट ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।